मतलब जो बीपीएससी का 71st एग्जाम होने वाला है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 50 क्वेश्चन का जो सेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चूंकि ये रिसेंट इसके जस्ट थोड़े ही बाद मतलब 1 मंथ के बाद बीपीएससी अपना सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेगी 71वीं बीपीएससी का। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि इस एग्जाम में जो मेन फोकस था वो था करेंट अफेयर। ठीक है, वो मेन फोकस था वो था करेंट अफेयर का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन। क्योंकि इंजीनियर्स का एग्जाम था तो साइंस पर स्पेशल फोकस रहा। तो अभी यहां पर हम लोग उस 50 क्वेश्चन को डील करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन किस किस एरिया से आया है और उसके पीछे का और क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। तो जैसा कि पेपर को अगर हम समझें तो जैसे पहला क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर से था, उसमें पूछा गया था एक स्कीम पोलावरम परियोजना के बारे में। पोलावरम परियोजना प्रोजेक्ट जो है वो किस बात के लिए फेमस है, तो ध्यान से समझ लो। अगर हम इसके डिटेल पर समझे तो पोलावरम प्रोजेक्ट जो था वो इरिगेशन पर्पस के लिए मतलब सिंचाई के लिए आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने गोदावरी नदी पर, तो यहां पर पॉइंट तो जो मेरे पास आएगा ये तो आ गया कि गोदावरी नदी पर ये हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो वो था इरिगेशन था उद्देश्य जो था। तो आपका ऑप्शन भी यहां पर है आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय सिंचाई पहल, तो आपका आंसर तो सी हो ही जाएगा। बट यहां पर याद रखने लायक, क्योंकि अगला एग्जाम आपको देना है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार थी। अगला पूछेगा कि कौन सी नदी पर ये था, ये नदी था आपका गोदावरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट जो हम लोग यूज करते हैं एमबी है। आप मान लो कि कोई गाना ही डाउनलोड करते हो तो लिखता है कि 2 से 3 एमबी का फाइल है। एमबी का मतलब क्या हुआ, मेगाबाइट। ठीक है, तो मेगाबाइट के विषय में पूछ रहा है, तो यहां पर थोड़ा सा जानना जरूरी है आपको कि अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो देखो कंप्यूटर साइंस में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग बिट। बिट का मतलब हुआ 0 या 1, यहाँ पे 2 ही डिजिट यहाँ पे यूज होता है यूज 0, एक होता है 1, इसको हम लोग कहते हैं बिट। ये 1 बिट हुआ, ये 1 बिट हुआ, दोनों मिला दो तो कहोगे 2 बिट ये लिखा हुआ है। अगर मान लो हम लिख दिए 0 1 या 1 0, इसका मतलब हुआ टोटल कितना बिट हुआ, तो ये 1 ये 2, यानी कि 2 बिट ये हुआ। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद आता है बाइट। बाइट का मतलब हुआ 8 बिट, मतलब मान लो 0 1 0 0 ऐसे करके हम लिख दिए, तो यहां पर 4 4 8 ये 8 बीट लिखाया, तो 8 बीट बराबर क्या कहलाएगा, 1 बाइट। ठीक है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो किलो बाइट। तो किलो जो हम लोग यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, हम लोग लेते हैं 1000 को। ठीक है, कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। कंप्यूटर साइंस में ये 1000 नहीं लिखाता है, ये लिखाता है 1024। ठीक है, यानी 1024 अगर हम बाइट लिए, 1024 अगर हम बाइट लिए तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 किलो बाइट। तो 1 केबी का ये फाइल हो गया। कितना का हो गया, 1 केबी का। वैसे ही आगे बढ़ता है, अगर आप 1024 किलो बाइट ले लिए हम, ठीक है, 1024 क्या लिए, किलो बाइट, दैट इज कॉल्ड 1 मेगाबाइट, दैट इज कॉल्ड 1 मेगाबाइट। वैसे ही आगे बढ़ोगे, फिर 1024 मेगाबाइट ले लो, ये कहलाएगा 1 गीगाबाइट, तो 1 जीबी का फाइल हो गया ये। तो यहां पूछा गया आपसे कि 1 मेगाबाइट किसके बराबर होगा, तो 1024 बाइट भी लिखे हुए हैं, 1024 गीगाबाइट भी लिखे हुए, 1024 किलोबाइट भी लिखे। तो गीगाबाइट तो मेगाबाइट से बड़ा है, एमबी का फाइल और जीबी का फाइल समझ में आता होगा। गाना हम डाउनलोड करते हैं तो वो एमबी में होता है, 2 से 3 एमबी। वही कोई मूवी डाउनलोड करो तो 1 से 2 जीबी का फाइल होता है। जीबी गीगाबाइट जो है बड़ा है। ठीक है, तो यहां पूछा 1 एमबी किसके बराबर, तो 1 एमबी जो होगा वो 1024 किलो बाइट के बराबर होगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, ये साइंस का ही क्वेश्चन है। एक तरल का दूसरे तरल में परिक्षेपण, मतलब क्या हुआ, डिस्पर्सन कर रहे हैं एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में, इसको हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, तो ये कहलाता है इमल्सन। ठीक है, ये इमल्सन की घटना है कि एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को हमने मिलाया। जैसे ये जनरली कहाँ यूज होता है, मान लो पेंट, जब हम पेंटिंग करते हैं घर का, तो पेंटिंग में 2-3 कलर को मिलाया जाता है। तो देखो एग्जाम में जाता है एशियन इमल्सन पेंट। ठीक है, इमल्सन बोलने का मतलब यह है कि ये जो कलर है, क्योंकि आपके पास प्राथमिक कलर कौन, मतलब प्राइमरी कलर क्या है ना, 3 ही कलर आपके पास है। तो आप जो कलर खोज रहे हैं वो उस कलर को मिलाने, दूसरे कलर में मिलाने से बनता है।
तो यहां पर कॉन्सेप्ट यही होता है इमल्सन का कि एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में मिल जाना पूरी तरह से और एक नया कलर फॉर्म कर देना, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। यहां एग्जाम में पूछा आपसे कि डिस्पर्सन ऑफ ए लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इमल्सन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा है एसिड और बेस से। ये हम बार बार बोल रहे हैं, बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो एसिड और बेस हमेशा तुमको एग्जाम में दिखेगा। और यहाँ पे 2-3 थ्योरी दी गई है एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है लुईस के थ्योरी पर कि लुईस का थ्योरी क्या कहता है एसिड के बारे में। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक था ब्रोनेस्टेड का थ्योरी, ठीक है, एक था ब्रोनेस्टेड लॉरी का थ्योरी। ये बात किया था H+ आयन पर कि जो एलिमेंट, जो कंपाउंड H+ आयन को डोनेट कर रहा है वो एसिड होगा। यानी जैसे मान लो HCl लिए तो HCl से H+ बाहर निकलेगा तो इसमें HCl जो है वो कहलाया एसिड। ये डिफिनेशन था किसका, ब्रोनेस्टेड का डिफिनेशन था। ब्रोनेस्टेड का डिफिनेशन हाइड्रोजन के, मतलब हाइड्रोजन के आधार पर उसने डिफाइन किया था। लुईस इस तरह का बात नहीं बोला। लुईस ने कहा था, लुईस का अगर हम थ्योरी को देखें तो ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट से आप इसको देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कई राउंड पूछा जा चुका है। लुईस का अगर डिफाइन करें तो लुईस ने बताया था एसिड के बारे में कि एसिड वो एलिमेंट है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। और बेस के बारे में बताया गया था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट है लोन पेयर का, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पर ये कॉन्सेप्ट दिया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेस है। ये किसका थ्योरी है, ये लुईस का थ्योरी है। तो लुईस की जैसे एग्जांपल में पकड़ लो, जैसे मान लो कि एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 का एग्जांपल लेते हैं और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का। समझने के लिए समझा देते हैं एक क्वेश्चन पर, बट ये थ्योरी आपको एग्जाम में हमेशा दिखेगा। एल्युमिनियम के बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 3 क्लोरीन से ये बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 3 क्लोरीन से ये बॉन्ड बना लिया। तो अगर हम काउंटिंग करें यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना जमा हुआ एल्युमिनियम के चारों तरफ, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना था और 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयरिंग किया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो 3 + 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। और रूल होता है केमिस्ट्री में ऑक्टेट का, मतलब हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पूरा हो जाए ताकि हम स्टेबल हो जाए। ये 8 ऑक्टेट का रूल कहलाता है कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे इसका 6 ही पूरा हुआ, यानी इसको 8 पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कह सकते हो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या दिख रहा है कि एल्युमिनियम AlCl3 जो है वो एक पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वैसे ही अगर हम अमोनिया की बात करें NH3, तो नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया। तो 5 पहले से था, 3 हाइड्रोजन उसने लिया, ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन उसका पूरा हो गया। बट इसमें क्या केस दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे हैं जो किसी प्रकार के बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए। तो इसको कहेंगे हम यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो किसी प्रकार के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देने के टेंडेंसी में है और यहाँ पर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी में। तो अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी AlCl3 जो है वो लुईस एसिड कहलाया, लुईस के हिसाब से ये एसिड है और NH3 जो है लुईस के हिसाब से बेस है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा कि बताओ लुईस कॉन्सेप्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दिया, इट स्टेट दैट एन एसिड इज ए कंपाउंड दैट एक्सेप्ट एन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तो इसका डिफिनेशन ही है कि जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड कहलाएगा, यानी ये आपका ये स्टेटमेंट सही है। फिर बोला इट यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन, ये प्रोटोन के ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट पे आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, प्रोटोन के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। प्रोटोन का कॉन्सेप्ट किसके पास था, लॉरी, ब्रोनेस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था कि H+ आयन दे। ये है प्रोटोन का कॉन्सेप्ट। प्रोटोन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहां पर जब H+ हमने कहा, जब हमने कहा कि H+ आयन निकलेगा
प्लस का मतलब क्या हुआ, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो उसके पास बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन। तो इस हाइड्रोजन प्लस आयन के पास केवल एक ही प्रोटॉन है, सो हम हाइड्रोजन प्लस आयन को प्रोटॉन की तरह बात करते हैं, ये प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के देने लेने की थ्योरी ब्रोनस्टेड की थ्योरी थी, लुईस की थ्योरी नहीं थी। तो ये आपका स्टेटमेंट यहां पर गलत है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। फिर बोला इट यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस बात है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट ए बेस इज ए कंपाउंड दैट डोनेट एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हाँ, बेस के बारे में वही होगा कि बेस जो होगा वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये आपका अच्छा एक क्वेश्चन है, और बीपीएससी कुछ क्वेश्चन हर साल मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछती है। एसिड में से क्वेश्चन आपको इसी तरह का दिखते रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया TPNW, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये कब फोर्स में आया, ठीक है। तो इसके विषय में थोड़ा सा जान लो। ये जो प्रोहिबिशन है ये न्यूक्लियर जो वेपन है उसके यूज पर लेके एक ट्रीटी बनाया गया कि आप इसका यूज मतलब मार धाड़ के लिए ना करें। तो ये एक्चुअल में अडॉप्ट हुआ था 7 जुलाई 2017 को, लेकिन फोर्स में आया 22 जनवरी 2021 को। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि संधि कब लागू हुई, ठीक है। तो 17 में ये संधि हुई थी, बट लागू कब हुई है, 2021 में। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5 का डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया कौन थर्मोप्लास्टिक है, तो चलो इपॉक्सी है, ये तो कार्बनिक कंपाउंड जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलेगा इपॉक्सी, तो इपॉक्सी है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों के लिए एंड टू एंड कृषि सेवा प्रदान करने वाला स्टार्टअप कौन सा है, द स्टार्टअप विच प्रोवाइड एंड टू एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज और इंडियन फार्मर, तो वो है डी हार्ट है। इसको जानो, डी हार्ट जो है एक प्लेटफॉर्म है फार्मर्स के लिए जहां पर वो इनरोल करते हैं खुद को और अपने प्रोडक्ट को वो बेचते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो डी हार्ट इज ए इंडियन एग्रीटेक स्टार्टअप दैट प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन एंड सर्व्स टू फार्मर एमिंग टू द इंप्रूव देयर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड मार्केट एक्सेस। ये एक्चुअल में यूपी हरियाणा में स्टार्ट हुआ था डी हार्ट का कॉन्सेप्ट, और ये ऑनलाइन जैसे कि अमेजन प्राइम, अमेजन का है, फ्लिपकार्ट है, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑनलाइन सेलिंग होती। तो वैसे ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां पर जो किसान है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट वहां पर डालकर ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिखा, अच्छी बात है, आपको जानना भी चाहिए। सीएसवी फाइल, ये सीए कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आया कि सीएसवी फाइल जो .csv फाइलें होती है वो किस प्रकार की फाइलें होती है, तो वो टेक्स्ट फाइलें होती है, वो टेक्स्ट फाइलें होती है सीएसवी, ठीक है। आपको लिखा मिलेगा .csv, इसका मतलब होता है कि वो क्या कर, जैसे वर्ड फाइल होता है तो वर्ड फाइल में लिखा होता है ना .doc, ये पता चलता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है। वैसे ही .csv अगर लिखा हुआ है तो ये भी टेक्स्ट ही रहता है, ठीक है। तो पूछा गया था ये किस प्रकार की फाइलें होती है, जो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, इसका नाम है सीएसवी का। जैसे TXT लिखा हुआ है तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सीएसवी का फुल फॉर्म क्या है कभी कभी एग्जाम में पूछता है। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा किस लैंग्वेज में बात, मतलब उनकी जो बुक थी वो किस लैंग्वेज में होती, वो पाली में थी, और प्राकृतिक में जैनिज्म था। चलो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग चूंकि बीपीएससी देने जा रहे हो तो बहुत हिस्ट्री पढ़ लियोगे, इस पर फोकस नहीं करेंगे हम लोग। ये साइंस का क्वेश्चन है, अब लाइट का क्वेश्चन है, ठीक है। लाइट का क्वेश्चन है, पूछा एक माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा अगर प्रकाश का वेग उसमें इतना हो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर आपको बताया जा रहा है उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी इतना है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से समझ लो इस फॉर्मूला को, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस मीडियम की भी आप निकाल रहे हो उस मीडियम में उसका स्पीड कितना है, ठीक है। ध्यान समझ लो, बस यही फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर v/v0 मतलब v हुआ वैक्यूम में, वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸, और इस जिस मीडियम की बात करने के लिए बोला उसमें कितना दिया हुआ है स्पीड, 2 × 10⁸, 10⁸ कैंसिल होगा, 3/2 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.5। तो ये निकालने आपको यहाँ पे 2-3 चीज पूछ सकता है। देखो
लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3 गुना 10 पावर 8, ये तो होता ही है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। लाइट का स्पीड आपको पता होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या करे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, अब बोले कि बताओ उस मीडियम में प्रकाश का वेग कितना होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको म्यू का वैल्यू 1.5 दे दे, अब बोले इस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, तो कुछ मत करना, फॉर्मूला बैठाना, म्यू इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय, ये हमको निकालना है। अब इसमें से या तो ये गायब करेगा तो ये दे देगा, ये गायब करेगा तो ये दे देगा, ठीक है। बस ये दो डेटा है म्यू और वी, कोई एक देगा और दूसरा निकालने बोलेगा। तो मान लो 1.5 दिया रहता तो 3 इंटू 10 पावर 8 लिखा था डिवाइडेड बाय वी, तो वी इक्वल टू कितना हो जाता 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5, कट दो 15 गुना 2 इंटू 10 पावर 8। तो यही तुमको करेगा क्वेश्चन एग्जाम में, या तो अपवर्तनांक देकर बोलेगा कि वेग निकालो, या वेग देकर बोलेगा अपवर्तनांक निकालो। ये क्या किया, वेग को दे दिया, अब बोला अपवर्तनांक कितना होगा, चलो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमिटी, TERC, इसके हेड कौन होते हैं, तो हेड तो चलो प्रधानमंत्री ही होते हैं, बट यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन कमेटी है क्या। ये हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, तो हम लोग जान ही रहे हैं। ये हाई लेवल कमेटी है, वाज कंस्टिट्यूटेड टू इन्वॉल्व एंड ओवरसी द पॉलिसी रिलेटेड इंडिया इकोनॉमी एंड ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्री। जो दूसरे कंट्री से हम लोग जो ट्रेड करते हैं उसकी पॉलिसी डिसाइड करने वाली एक हाई लेवल कमेटी है ये। और ऑब्वियस बात है, इसके जो हेड होंगे वो PM होंगे। ग्रोक क्या है, ग्रोक एक जनरेटिव AI टूल है। देखो एक चीज तो बता ही रहते हैं, AI को लेके याद रखना, जितना टर्म दिखता है न्यूज में या जितना चीज आता है वो आप जब भी देखो तो उसको एक बार जरूर पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहा है और उसके टूल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। स्कैल्प के बारे में पूछा, स्कैल्प नाम का एक मिसाइल था, SCALP, पूछा ये किसके द्वारा विकसित की गई थी, ये विकसित की गई थी यूके और फ्रांस के द्वारा। आंसर तो सी है, बट जान लो ये मिसाइल किस प्रकार की है। ये लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, मिसाइलें दो तरह की होती थी, ठीक है, ये हम लोग पढ़ाते भी थे कि क्रूज मिसाइल उसका एक टाइप है। तो ये लॉन्ग रेंज का एयर लॉन्च, मतलब हवा में ही इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, ये क्रूज मिसाइल है, जिसको डेवलप किया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस के द्वारा, ठीक है, बाय MBDA, यूरोपियन मिसाइल सिस्टम कंपनी। कौन सी कंपनी थी, MBDA, इस कंपनी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया, बनाया गया था। फिर क्वेश्चन आया, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च हरित योगा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। तो हरित योगा, ये योग दिवस जो हम लोग मनाते हैं जून में, ठीक है, उस योग दिवस में इसको हरित योग कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 10 पॉइंट्स पर, मतलब 10 पॉइंट उसके एजेंडा थे। तो पूछा गया ये कौन सी मिनिस्ट्री कराई, तो पहले ये करवाया करती थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, लेकिन भारत सरकार ने मिनिस्ट्री को ब्रेक करके एक नया मिनिस्ट्री बनाया था रिसेंटली ही, मतलब 4-5 साल पहले की घटना है ये। तो आयुष नाम का एक मिनिस्ट्री बना, आयुष, AYUSH, ठीक है, आयुर्वेदिक यूनानी आपका था, नाम था इसका योग, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी, इस तरह से इसका नाम है। तो ये आयुष नाम का एक मिनिस्ट्री बना और ये मिनिस्ट्री योग दिवस अब ऑर्गेनाइज करती। तो उसी योग दिवस में ये कार्यक्रम था, हरित योग कार्यक्रम, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आयुष मंत्रालय, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको हम लोग जानेंगे अगर, तो ये प्रताप राव यादव इसके मिनिस्टर हैं। हरित योग नाम का लॉन्च किया गया, जिसमें कि 10 सिग्नेचर इवेंट थे, 10 सिग्नेचर इवेंट वहां पर रखे गए थे। कौन कौन इवेंट्स थे, 10 कौन कौन थे, वो एक बार आप लोग भी गूगल करके पढ़ लेना जरूर, ठीक है। फिर देखो साइंस का क्वेश्चन है डायमंड और ग्रेफाइट, बीपीएससी का फेमस टॉपिक है डायमंड और ग्रेफाइट, हमेशा क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पूछा कि कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है इसका क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान होती है, यहीं पे गलती कर दिया। ग्रेफाइट और हीरा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है उसके संरचना को लेके है। जहां पर हीरा ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, प्रिज्म टाइप से, वहीं पर ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है। तो दोनों का क्रिस्टल जो है वो डिफरेंट है। तो पहला ही स्टेटमेंट चूंकि आपका गलत है, चलो ठीक है। यह सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, सही बात है। या कार्बन परमाणु से बना तो ये भी सही है, बिजली का उजाला तो ये भी सही है। चलो बाकी सारा स्टेटमेंट तो सही है हीरा के बारे में, बट पहला ऑप्शन ही गलत है। तो आपसे पूछा भी गया था गलत कौन सा है, तो बता दो आप यहाँ पर। नाटो कब अस्तित्व में आया, नाटो अस्तित्व में आया था 49 अप्रैल 1949। नाटो क्योंकि अभी वार का टाइम है, इसीलिए नाटो को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। नाटो क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। एस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1949 में, फॉर्म किया गया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ठीक है। नाटो और साटो दो बना था। फिर फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, बहुत पुराना क्वेश्चन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू किसको कहते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर का डिफिनेशन है। फिर ये फेमस क्वेश्चन बीपीएससी का, वेक्टर कौन है भाई, चलो वेक्टर अब इस पर डिस्कस तो नहीं करेंगे, फोर्स होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया बाइनरी संख्या में कितने बाइट, अभी तुम बताइए, पहला ही क्वेश्चन में बता रहे थे कि बाइट और बिट में क्या अंतर है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी बाइट आर देयर इन बाइनरी नंबर, कितना बाइट है। बाइट मतलब क्या हुआ, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, आपसे बाइट हो जाए, ये बिट लिखा हुआ है 1 2 3, तो देखो 4 4 8, ये 1 बाइट हो गया, 4 4 8, ये 1 बाइट हो गया, तो टोटल कितना बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 बाइट लिखा हुआ है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा, बिट और बाइट में कुछ मत करना, काउंटिंग कर लो, 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो 8 देखो, इसीलिए इसको 4 4 के क्रम में लिखा भी जाता है, ठीक है। तो 4 4 यहां से तोड़ोगे तो ये 1 बाइट, ये 1 बाइट, 2 बाइट है यहाँ लिखा हुआ। पूछा कितना बाइट है, तो 2, तो शुरू में ही मेगा बाइट और किलो बाइट में पूछा था डिफिनेशन, ठीक है। ऑसेलॉट क्या है, ऑसेलॉट जो है यहाँ पर ये बोले ना, एआई को लेके जितना तुमको टॉपिक दिखता है उसको बस नोट डाउन करना, क्योंकि एआई से क्वेश्चन तुमको दिखेगा। ये क्वांटम चिप है, अमेजन के द्वारा बनाया गया है क्वांटम चिप, ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी था जो रिसेंटली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 को होस्ट किया था, वो सिटी है बॉम्बे, ठीक है। ये 2025 में हुआ था, जो फर्स्ट, ये पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट था। माइलस्टोन इवेंट फॉर द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर विल बी होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मुंबई महाराष्ट्र फ्रॉम मई 1 to मई। एक चीज देखो यहाँ पर, मई तक का न्यूज जो था वो एग्जाम में आया है, और आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है सितंबर में। तो आप मान के चलो कि आप जून तक के न्यूज, मतलब जून 2025 तक का न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर 1 साल का टेन्यूर हम लोग पकड़ते हैं तो जून 2024 से लेके जून 2025 तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा अपने 71st बीपीएससी के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल, मतलब इसको देख के समझ में आ जाता है। फिर पूछा गया विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ मेंस एशिया कप हॉकी 2025, ये वो बिहार होगा। अभी बिहार में वुमेन्स वाला हॉकी कप हुआ था राजगीर में, फिर बिहार ही होस्ट करने जा रहा है मेंस वाला, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ, संपीड़न और विड़लन, ये घटनाएं जो होती है वो किसके साथ होती है, ये घटनाएं आपको मिलेंगी साउंड वेव में, ठीक है। ये कहां मिलती है, साउंड वेव में। तो साउंड वेव का ये प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि लाइट वेव में ये नहीं मिलता, ये साउंड में ही मिलता है। तो साउंड और लाइट वेव में डिफरेंस अगर बनाना होता है तो वहां पे ये घटनाएं उसको डिफाइन करती है। फिर बोला गया था मेन एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड सोशल, देखो वर्ल्ड सोशल फोरम करके एक फोरम बना था, जो सिविल सोसाइटियां होती है, ठीक है, सिविल सोसाइटी या एनजीओ, इन लोग को एक फोरम दिया गया कि आप आइए, बैठिए और डिस्कस करिए। किस बात पर डिस्कस करना, तो उनका डिस्कशन का पॉइंट है ओपोजिशन टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, जो नियो लिबरल है उसको अपोज करना है, ये फोरम का मेन एजेंडा है। तो आपसे पूछा गया इसका मेन एजेंडा क्या है, आंसर तो चलो हो जाएगा बी, ठीक है। मेन एजेंडा जो लिखा है आपको बता ही दिए, बेसिक वही चीज है यहाँ पर। फिर बोला गया कि साउंड वेव, इंफ्रारेड वेव और एक्सरे, इसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बनाओ। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग सब जानते हैं कि एक्सरे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, इसी ऑर्डर में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा, एक्सरे का होगा, ठीक है। ग्रीन केमिस्ट्री हिम्फेजिस, ग्रीन केमिस्ट्री, ग्रीन हरित रसायन शास्त्र किस चीज पर जोर देता है, तो ये देखो ये एक्चुअल में है कि रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या समाप्त करता है, ठीक है। डिजाइन टू केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, जो मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जो हम लोग खाद यूज किया करते थे वो हानिकारक होता था, उसके जगह पर ग्रीन केमिस्ट्री यूज हो रहा है कि उसको हम लोग कम कर सके, तो उसके जगह पर सेम प्रोडक्शन कर सके बट बिना लॉस किए कर सके, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिजाइन टू केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस और इलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंसेस, आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर
सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। ये इसका तो आंसर चलो बोल रहे बार बार आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये। ठीक है, बाकी ये चीनी से अलग कैसे है, चीनी जैसा है, ऐसे कुछ कर तुमको बायो में दिखेगा ग्लूकोज फ्रक्टोज के कॉन्सेप्ट पर। फोटोवोल्टिक सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट। फोटोवोल्टिक सेल मतलब जो सोलर प्लेट हम लोग यूज करते हैं वो क्या करता है, तो सोलर प्लेट क्या करता है, सनलाइट आती है, सनलाइट आता है और इससे हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो पूछ रहे हैं क्या कर रहा था, तो लाइट एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फोटोवोल्टिक, फोटो का मतलब ही होता है लाइट, याद रखना फिजिक्स की भाषा में फोटो का मतलब होता है लाइट। फिर ये क्वेश्चन पिछले बार भी 24 में जो एई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, फिर दोबारा पूछा इसी क्वेश्चन को। ये कौन सा कथन सही है, सेफ मोड विंडोज के शुरू होने के लिए डिफॉल्ट मोड है, नहीं ऐसा नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डेटाबेस प्रोग्राम है, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है। तो दोनों कथन तो गलत ही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इसका डी हो जाएगा। फिर पूछा भाई देखो फेमस चीज है भाई आइसोटोप, आइसोबार, पता नहीं बहुत प्यार है बीपीएससी को। आइसोटोप रट लो इसको फिर से। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। बस दिमाग में बिठा के रखो, सारा क्वेश्चन इसी से बनता है। और इसका उल्टा क्या होगा, आइसोबार। तो सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम खोजो किसमें दिया हुआ है, देखो 6 7 नहीं सेम है, 6 6 ये सेम है। ठीक है, 18 20 नहीं सेम है, 8 9 नहीं सेम है। तो एक ही ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछा आइसोटोप किस कौन सा है, आइसोबार पूछेगा तो उल्टा चेक करना। फिर पूछा कि कौन सी निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होती है। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, देखो लाइट, जैसे यहां से लाइट निकला, हमारे वायुमंडल में बहुत सारा गैस है, बहुत सारा। ठीक है, लाइट आया, सब पर लाइट पड़ा और सबसे लाइट पड़ा तो सबसे लाइट फैल गया, इस तरीके से सब जगह से फैल गया, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। इस तरह से लाइट का बिखर जाना, चारों तरफ बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण ही आपका आकाश नीला दिखाई पड़ता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नीला के मतलब होता है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ होगा वो फैल जाएगा। शॉर्टर वेवलेंथ किसका है, ब्लू लाइट का है, तो वो फैल जाता है, तो हमको हर पूरा आकाश नीला नीला दिखाई देता है। ठीक है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ सिमुलटेनियसली रीड एंड राइट। रीड एंड राइट मतलब अब रीड एंड राइट कौन करेगा, तो रीड एंड राइट जो होता है वो रैम होता है, रैम। ठीक है, रोम और रैम। रोम में आप रोम जो है वो रीड करेगा बट राइट नहीं कर सकता, रैम जो है वो राइट भी कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नॉर गेट पूछा। नॉर गेट मतलब और गेट, ये और गेट है, इसके आगे एक नॉट गेट लगा दो। यहाँ पे दो इनपुट दिए ए और बी, तो यहां से क्या निकलेगा, ए प्लस बी। एंड और गेट है तो ए प्लस बी और आगे में नॉट लगा हुआ है तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी पर बार लग जाएगा। मतलब क्या हुआ, ए बी का उल्टा। मतलब यहां से अगर हम 0 0 इनपुट दिए तो यहाँ क्या मिला, 0 प्लस 0 0 हो गया, और यहां से 0 का बार, मतलब 0 का उल्टा क्या है, 1। तो ये पूछ रहा है कि अगर ए और बी नॉर गेट के इनपुट है तो बताओ आउटपुट क्या, मतलब पता नहीं, इतना आसान। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का बार हो जाएगा। यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर एक होता है और एक होता है एंड। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये मैथ की भाषा है। ठीक है, तो मान लो बोला ए और बी मतलब हुआ ए प्लस बी। अगर बोला ए एंड बी मतलब हुआ ए मल्टीप्लाई बाई बी। बस इतने समझना था। नॉर और गेट, तो और मतलब हुआ कि और लगा हुआ है बीच में, इसका एक और मिलेगा तुमको, और गेट, एंड गेट। ठीक है, नॉट गेट, नॉट मतलब उल्टा करेंगे, और इसमें एन लगा दो, तो एन लगा दो तो नॉर हो जाएगा, नॉर गेट। इसमें एन लगा दो तो नैंड गेट। ठीक है, इस तरह से गेट बनता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है, डिजिटल। तो ये सिंपल भाषा है, मतलब नॉर्मल कह लो कि फिजिक्स में आपको, मॉडर्न फिजिक्स में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलती थी। यहाँ पर पूछता है आपको, क्योंकि एग्जाम देना है अभी अगला भी, तो ये सारे गेट को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है,
फिर आया भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को क्या शेर पंजाब कहते, चलो आप लोग सब बहुत जानकार लोग हो गए, आप लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है वन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। भाई मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस का प्रोड्यूस नहीं करेगा जब चार्ज रुका हुआ रहेगा, जब चार्ज मूव करेगा तब तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही देगा। ठीक है, रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज कभी भी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, मतलब चार्ज को ऐसे करके रख दो तो ये कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे चार्ज के पास वेलोसिटी आया ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कब नहीं करेगा, जब चार्ज रुका रहेगा तब नहीं करेगा। ठीक है, गांधी जी पर क्वेश्चन पूछा गया, दांडी मार्च वाज लेड बाय गांधी इन ईयर 1932, नो 1930, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन ईयर 1942, सही बात है, आपका स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ओनली 2। ठीक है, अब इस पर बताने की आपको तो जरूरत नहीं है। Which of the following statement about oxygen is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जब यह तरल या ठोस होता है तो गहरा नीला दिखाई देता है। ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है, कलरलेस, बस एक ही कंडीशन में कलर थोड़ा दिखता है, वो ठोस और तरल होने पर, अदरवाइज वो कलरलेस होता है। जब बोला गैस होता है हरा दिखाई, नहीं, कलरलेस है। मानक तापमान दबाव पर इसका एक स्वाद, टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं होता। अत्यधिक ज्वलनशील, नहीं, ज्वलनशील नहीं होता। ऑक्सीजन में आग नहीं लगता है, ऑक्सीजन आग लगाने में मदद करता है, खुद नहीं जलता है। जैसे किरोसिन में माचिस मारो तो किरोसिन खुद नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन किरोसिन किसी चीज पे डाल दो, अब जलाओ तो अब वो जलेगा। पेट्रोल खुद जलता है, तो ऑक्सीजन खुद नहीं जलता है। तो यहां पर पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सारा गलत है। ठीक है, याद रखना हमेशा ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जो होता है वो जो होगा वो आपका कलरलेस होता है। ऑक्सीजन गैस कलरलेस, बिना किसी कलर का होता है, टेस्टलेस होगा, कलरलेस होगा। भारत की सबसे बड़ी निर्यातिक वस्तु क्या भाई? चलो कुछ नहीं है, पेट्रोल है, और क्या, पेट्रोलियम हम लोग मंगा के यूज कर रहे हैं, बनाते तो है नहीं हम लोग। लिनक्स में सभी प्रोग्राम, ये सीएस का लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा, सभी प्रोग्राम कैसे निष्पादित होते हैं? मतलब इन लिनक्स ऑल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एज प्रोसेस, वो एक प्रोसेस के रूप से एग्जीक्यूट होता है लिनक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 40 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया का क्या गुण है? रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया, याद रखो, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है इससे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। यहाँ पूछा केमिकल चेंज, अगर केमिस्ट्री में पूछ रहा है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, या सिर्फ गैसों में होती है? नहीं, गैस में कहा, लिक्विड में भी तो होता है। या ठोस में? गलत। या हमेशा ऊर्जा क्या सकता है? इसको हमेशा ऊर्जा चाहिए, जरूरी नहीं है कि इसको हीट चाहिए, बिना हीट का भी रिएक्शन होता है। इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है। यस, केमिस्ट्री में भाई केमिकल रिएक्शन होगा तो नया एलिमेंट बनेगा ही बनेगा। तो पूछा कौन सही है, आपका आंसर हो जाएगा डी। वर्साव की संधि क्या है? सैन्य संगठन, इस पर आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उसने घोषणा किया था। क्यों घोषणा किया था? क्योंकि पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसी दिन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, और उसी के याद में हम लोग उसको मनाते हैं 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में। तो पूछा गया कि क्यों मनाया जाता है, तो चंद्रयान नहीं, परमाणु परीक्षण के सफल, यस, ये आपका आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर सी वी रमन, नहीं, चलो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना 11 मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, इतना याद रखो। किसके बारे में? नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में। ठीक है, चलो अगला पर। व्हाट फॉर्म द मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? पीपी मॉडल, प्राइवेट पब्लिक मॉडल, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जहां पर मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। डीसी करंट का सोर्स क्या है? ट्रांजिस्टर, एसी पे काम करता है, गैस टरबाइन, मैकेनिकल एनर्जी, ट्रांसफार्मर, एसी, बैटरी, डीसी। हम लोग हर जगह देखते हैं बैटरी जो यूज होता है वो क्या सप्लाई करता है? डीसी करंट। तो आपसे पूछा गया कि डीसी करंट का स्रोत कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट टू मॉनिटर बाय फूड स्टोरेज। अच्छा, इसका नाम पूछा है, इसका नाम है डिपोट दर्पण, बी। ठीक है, जो स्टोरेज है उसका एक पोर्टल बना दिया है, उस पोर्टल पे आप अपलोड कर सकते हैं डेटा।
डिपोट दर्पण के नाम से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, इंश्योर फूड स्टोरेज डिपॉजिट वगैरह वगैरह। चलो जैसे एक था ना वहां पर डी मार्ट, वैसे ही यहाँ पर डिपोट है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसका माप है? बीओडी का माप जो होता है वो होता है आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन नहीं, एयर नहीं, वाटर का तो है बीओडी से हम लोग वाटर का पोल्यूशन चेक करते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होगा, ये होगा सी आंसर होगा आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। ठीक है, बीओडी हो गया। फिर पूछा है कौन सा तरल बिजली का अच्छा कुचालक है? भैया सॉल्टेड वाटर, नमकीन पानी, पानी में नमक मिला दो, बेस्ट मतलब तुम्हारा बनेगा कंडक्टर। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज टू एक्सचेंज डेटा वन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, सब लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ। शॉर्ट डिस्टेंस पर डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ग्लोबल डिजिटल वेल बीइंग इंडेक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? खुशी मनाओ, भारत वो है, वो इंडिया टॉप किया है इसमें रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक पहचानने योग्य आकृति बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र, ज्योग्राफी में आप लोग यूनिवर्स में ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेट, और कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया वो भी बताया गया, साथ ही उस क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल भी दिया गया। तो होप कि अगर आपको एग्जाम देना है बीपीएससी 71 तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू।